और आइए सीधे चलते हैं जबलपुर, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके लिए हम उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि हमने, चाहे वो टेक्सटाइल की हमारी पॉलिसी हो, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स की हमारी पॉलिसी हो, आईटी की हमारी नीति हो, अलग अलग सेक्टर में हमारी नीति हो, उसको बहुत प्रोग्रेसिव हमने बनाया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की धरती पर आप जैसी हमारी बेटियां, हमारे बेटे, वो भी उद्योग लगाने की सोचें, रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाएं। और इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी, यशोधरा जी बैठे हैं और गोपाल जी भी बैठे हैं, 3 हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का फैसला किया। एक हमारा अटल एक्सप्रेस वे, ये हमने चंबल के बीड़ों में, हमारे पास बहुत जमीन है, तो तय किया कि वहां से अगर कोई एक्सप्रेस वे निकल जाए तो दिल्ली के पास है, दिल्ली में जगह की प्रॉब्लम है, सैचुरेशन की स्थिति है, और वहां से 3.5, 4, पौने 4 घंटे लगते हैं। उसके आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम स्थापित करेंगे। एक मेरे दिमाग में जबलपुर, रीवा, सतना होते हुए सिंगरौली तक अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप करना और इंडस्ट्रीज को ऑफर करना। एक दिमाग में कल्पना है जिस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं, नर्मदा एक्सप्रेस वे, वो अमरकंटक से प्रारंभ करके जबलपुर होते हुए हम गुजरात की सीमा तक ले जाएंगे, और जगह जगह हम उसमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बड़े निवेश के लिए औद्योगिक क्लस्टर का विकास हम करने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के अपनी नीतियां प्रोग्रेसिव हमने बनाई। फिर एक अपने युवा बच्चे अगर कोई उद्योग लगाना चाहे तो उनके लिए भी हमने तय किया, सबसे बड़ी बाधा होती है फाइनेंस, पैसा कहां से आए, क्योंकि बिना पैसे के काम नहीं चलता। इनोवेटिव आइडिया उनके पास हो सकते हैं, और इसलिए पिछले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हमने बनाई थी। बाद में बीच में मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा, ये सरकार नहीं रही, तब योजना वो लगभग बंद जैसी हो गई। उसको भी फिर से पुनर्जीवित करके अपने बेटा बेटियों के लिए भी उद्योग लगाने के अवसर प्रदान करने की कोशिश करना। इसलिए हर सेक्टर में कैसे निवेश आए और उद्योगीकरण बढ़े, उस दिशा में हम प्रयत्नशील है। और मुझे विश्वास है कि जिस ढंग से अभी कोरोना के माहौल में भी निवेश के लिए लोग आ रहे हैं, बहुत जल्दी औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद महोदय जी। यस, और विद्यार्थी? यस, हाँ बोलें, नाम बोलो बेटा अपना। जी। बेटा नहीं, बेटी बोलिए, बेटियां बेटों से कम नहीं है, ये गलत बात है। बेटा सर, मैं बेटी बेटी। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रितिका शर्मा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में बहुत से बेहतरीन कॉलेजेस हैं जहां अच्छी शिक्षा प्रदान की जाती है, परंतु कौशल के मामले में हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि इस संदर्भ में प्रदेश सरकार किस प्रकार युवाओं के साथ है। रितिका बेटी, सही सवाल आपने पूछा। देखिए, शिक्षा के 3 उद्देश्य होते हैं। एक, ज्ञान देना, दूसरा नागरिकता के संस्कार देना, अच्छा नागरिक बनाना, और तीसरा है कौशल देना। अगर स्किल्ड मैन पावर हमारे पास हो, देश में भी अगर आप स्थिति देखेंगे, प्रदेश में भी मैं कहता हूं, एक तरफ बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन दूसरी तरफ काम के लिए लोग हमको नहीं मिलते, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास नहीं है। इस गैप को हमको भरना पड़ेगा, और इसलिए हमने तय किया है। पहले जो आईटीआई चलती थी वो कोई 2 ट्रेड 3 ट्रेड की टपरे वाली आईटीआई बहुत चलती थी। अब हमने तय किया कि सभी 10 संभागीय केंद्रों पर, जिसमें जबलपुर भी शामिल है, हम मॉडल आईटीआई की स्थापना कर रहे हैं। काम भी प्रारंभ हो गया, जबलपुर में भी उस पर काम चल रहा होगा तेजी से, ताकि संभागीय केंद्रों पर एक आदर्श आईटीआई हमारे पास हो। आधुनिक आवश्यकता के हिसाब से हम बच्चों को स्किल्ड करें और उनको देश, प्रदेश और दुनिया में कहीं भी काम मिल सके। एक ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं सिंगापुर के सहयोग से। बीच में मैं पिछले टर्म में सिंगापुर गया था, शायद यशोधरा जी भी उस समय हमारे साथी उद्योग मंत्री हुआ करती थी, तो हमने वहां देखा वहां का स्किल पार्क। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि मध्य प्रदेश में ये क्यों नहीं हो सकता। तो सिंगापुर के सहयोग से हम एक ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना भोपाल में कर रहे हैं। उस पर भी काम चल रहा है, अभी बीच में बंद हो गया था जब मामा नहीं था, अब फिर से हमने तेजी से चालू किया है।
और वह एक साथ 6000 बच्चों को एडमिशन मिलेगा और वो विश्व स्तरीय स्किल पार्क हमारा होगा। और हमारी कोशिश ये है कि वहां जिसने पढ़ाई कर ली, स्किल्ड हो गया, उसको देश और दुनिया में कहीं भी तत्काल रोजगार मिल जाए, प्लेसमेंट हो जाए, उसका प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो ITI है उनको भी हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटिकल कॉलेज, जैसे अभी यशोधरा जी, गोपाल जी यहाँ बैठे हैं, यहीं की बात कर रहे थे, हम इनको भी कैसे विश्व स्तरीय बना सकते हैं उसके प्रयास भी हम लगातार करेंगे। स्किल डेवलपमेंट की तरफ प्रधानमंत्री जी का भी काफी ध्यान है। बीच में आपने देखा होगा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, एक ने कई तरह के कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किए। उन कार्यक्रमों का लाभ उठाते हुए भी हम कोशिश ये करेंगे कि स्किल्ड मैन पावर तैयार करके और उनको हर स्तर पर रोजगार से युक्त बना सकें, इसकी कोशिश हम जारी रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ, और प्रश्न बिटिया बेटा जो भी पूछना चाहें। और आपके प्रश्न हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपका जवाब देने के लिए उपस्थित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अतिथिगण, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम श्रीम दुबे है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर, हम सभी ने देखा है कि इस कोरोना काल में इतने कठिन समय में भी आपने दिन रात एक करके काम किया है। हम सभी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी इस ऊर्जा और सकारात्मकता का स्रोत क्या है? बेटी, वो 7 दिन मुझे भूलते नहीं है जब ऑक्सीजन जैसा संकट पैदा हुआ। जबलपुर में भी अशोक जी बैठे हैं, बीच बीच में फोन करते थे, 2 घंटे की बची है, जल्दी चाहिए। सचमुच में समय तो बड़ा कठिन था, लेकिन मन में इरादा भी पक्का था। मैं ये मानता हूं कि मनुष्य अगर ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो ब्रह्मांड पे भी कमांड कर सकता है। जरूरत है संकल्प शक्ति की, दृढ़ इच्छा शक्ति की। अगर लक्ष्य तय करके पूरी ईमानदारी और परिश्रम पूर्वक प्रयास करे तो वो अपने रोड मैप बनाए, उस पर चले तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मैंने पहले तो कोशिश की कोरोना काल में कि लोगों को मैं समझाऊं, और अभी भी हम उसी भूमिका में, क्योंकि अब भी मास्क सब हट गए और लोग फिर फ्रीली घूम रहे हैं, कई जगह भीड़ भाड़ फिर इकट्ठी हो गई है। तो आपने देखा होगा, मैंने पहले कोशिश की, भोपाल में एक दिन 23 किलोमीटर में गाड़ी में माइक पे अनाउंस करते घूमा, सावधान हो जाइए, संकट महाविकट है, मास्क लगाइए, दूरी बनाइए। लेकिन लोगों को लगता था पहली वेव से निपट लिए, दूसरी में क्या होगा, अगर बीमार होंगे तो ठीक होके आ जाएंगे। तो लोग उतना मानते नहीं थे। चेहरे पे मास्क लगाते हुए मैं घूमा, कई जगह दुकानों के आगे गोले बनाए। लेकिन बाद में जब डेल्टा प्लस जैसा वेरिएंट आया, क्योंकि कोरोना तो बहुरूपिया है, ये अपना रूप बदलता रहता है, पता नहीं कौन सा वेरिएंट आ जाए और कब कौन सा खतरनाक हो जाए। उस समय जब मुझे लगा कि अस्पताल भर गए, ऑक्सीजन की दिक्कत पैदा हुई, तब एक ही संकल्प पैदा हुआ कि शिवराज, ये तेरे परीक्षा की घड़ी है, कोई कसर मत छोड़ना। और 7 दिन, आज तुमने पूछा है बेटी, 7 रात मैं सचमुच में, जब ऑक्सीजन का संकट था, मैं बिल्कुल नहीं सोया। क्योंकि अगर 2-2:30 बजे भी बिस्तर पर जाता था तो फिर एक फोन आता था, 1 घंटे की बची, आधे घंटे की बची। ऑक्सीजन के टैंकर के जो होते थे उसके ड्राइवर तक से मैं बात करता था, कहां पहुंचे, आगे पुलिस, पीछे पुलिस। टैंकर उस समय VIP हो गया था, पायलट गाड़ी उसके लिए चलती थी। बेटी, मन में अगर चाह होती है तो राह को निकलना ही होता है। मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मन में एक ही संकल्प था कि लोगों को बचाना है, चाहे कुछ हो जाए, इसलिए दिन और रात एक करो। अकेले मैंने नहीं की, जनता के सहयोग से किया। हमने मध्य प्रदेश में प्रयोग किया, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स बनाए, और उसमें जैसे जबलपुर में यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रभारी मंत्री जो थे, यहाँ के अफसर, यहाँ के समाज सेवी, सबको हमने रखा। जिला स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, ब्लॉक स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, और गांव के स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप। और मैंने जनता से कहा कि भोपाल से आदेश नहीं आएगा, क्या खोलना है, क्या बंद रखना है, सामान कैसे जाना है।
आइसोलेशन में कैसे ले जाना है, इस सब में आपका सहयोग चाहिए। फैसला जनता करेगी, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है प्रजातंत्र, इसलिए अकेला मुख्यमंत्री नहीं करेगा, मिलकर हम सब प्रयास करेंगे। और जनता जुट गई, आपने जबलपुर में भी देखा था जैसा जबरदस्त जन सहयोग मिला। मैं जबलपुर की जनता को प्रणाम करता हूं, फिर सब लोग जुटे और इसलिए मध्य प्रदेश मॉडल बन के उभरा है। पब्लिक पार्टिसिपेशन से हमने कोरोना को कंट्रोल किया और आज ये सुखद स्थिति है कि मध्य प्रदेश अब 33वें नंबर पे है। हमारे यहाँ कल केवल 28 पॉजिटिव केस आए हैं, जबलपुर में भी इक्का दुक्का आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। बेटी ने सवाल पूछा, इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करना चाहता हूं, निश्चिंत मत हो जाना। दुनिया के कई देशों में फिर से बड़ी तेजी से पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, डेल्टा प्लस जैसे वेरिएंट नए नए आ जाते हैं, इसलिए सावधानी जरूर रखना। थर्ड वेव की तैयारी के लिए यहां से निकलेंगे, मैं वहीं जा रहा हूं, अस्पताल की व्यवस्थाएं देखूंगा, लोगों से बात करूंगा। अगर ये तड़प बेटी मन में होती है, एक जिद होती है, एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है कि नहीं निपटना इस संकट से, तो भगवान अपने आप वैसी क्षमता अपने अंदर पैदा कर देता है कि हम सफल होते चले जाते हैं। थैंक यू सर। खुश रहो बेटी। धन्यवाद। हाँ, और छात्र छात्राएं जो प्रश्न पूछना चाहें, सुअवसर आपके पास है अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का, बोलें। माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पूर्णिमा श्रीवास्तव है और मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश एक बहुत सुंदर प्रदेश है, भले ही फिर हम उसकी प्राकृतिक संपदाओं की बात कर रहे हों या फिर उसकी विश्व प्रसिद्ध प्राचीन स्मारकों की बात कर रहे हों। और यही कारण है कि सालाना हम इतने सारे हजारों की तादाद में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि हमारी इतनी अच्छी स्थिति है, इसको हम और अच्छा करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? और जो युवा शक्ति जो इतनी सशक्त है, जो इतनी ज़्यादा भारी और पावरफुल है, उसको हम इसमें कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं? टूरिज्म मध्य प्रदेश की ताकत है और पिछले दिनों जो प्रयास हमने किए, इस कोरोना काल के कारण तो बीच में भारत सरकार की कई गतिविधियां संपन्न नहीं हो पाई। नहीं, मध्य प्रदेश ने एक साथ टूरिज्म के क्षेत्र में 10-10, 11-11 पुरस्कार एक साथ जीतने का काम किया। अपार संभावनाएं हमारे पास भरी पड़ी है। आप जबलपुर के आसपास ही अगर आप देखें तो प्राकृतिक संसाधन हो, पूरा संपदा हो, अलग अलग तरह की चीजें। यहाँ तो भेड़ा घाट से लेके वर्गी डैम से लेके बांधवगढ़ कान्हा से लेके एक नहीं 3-3 वर्ल्ड हेरिटेज अपने पास है। उसके विवेचन में मैं नहीं जाता। जरूरत इस बात की थी कि हम टूरिज्म की बेहतर नीति बना के और पर्यटकों को आकर्षित करने का काम करें। दुनिया में आखिर क्या किया? मैं सिंगापुर की बात कर रहा था। सिंगापुर सेंटोसा देखने गया मैं, तो कुछ नहीं था, एक आर्टिफिशियल उन्होंने क्रिएशन वहां कर दिया। लोग पागलों की तरह वहां जाते हैं। हमने कई झीलें देखी, जरा जरा सी झीलों में बोटिंग हो रही, दुनिया के कई देशों में आकर्षित होकर लोग जाते हैं। अब अपने यहाँ वर्गी जैसा बड़ा डैम पड़ा हुआ है, इंदिरा सागर, वर्गी, गांधी सागर, बड़े बड़े डैम थे। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं सेंटोसा क्यों नहीं, सेंटोसा जैसी रचना क्यों नहीं कर सकता। आके हमने इंदिरा सागर डैम में जहाँ अलग अलग आइलैंड उभरे थे, हनुमंतिया करके एक टापू डेवलप कर दिया जहाँ हजारों लोग आज जा रहे हैं। सैलानी एक टापू अलग डेवलप हुआ। जबलपुर के आसपास भी हमने प्रयास ये किया कि पर्यटक गतिविधियां बढ़े। इस बात की जरूरत देखिए 3-4 चीजें। एक, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, पहुंचने के लिए रोड्स बेहतर हो। दूसरी चीज, रहने की बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए। फिर हमारे पास जो चीज है उसकी ठीक ढंग से मार्केटिंग होना चाहिए। और आपने देखा होगा, एक नहीं अनेकों हमने विज्ञापन फिल्में बनाई जिसमें हिंदुस्तान का दिल देखो, एमपी गजब है, और उसके कारण भी आकर्षित होकर बड़ी संख्या में लोग आए। अभी अभी हमने इस टर्म में, कोरोना के कार्यकाल में भी हमने तय किया कि अपने जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें बरसात में वैसे नहीं जा सकते तो बफर में सफर, अब बरसात में भी वहां सफर कर पाएंगे, वैसे कार्यक्रम शुरू किए।
हॉट बैलून जैसी योजना जिसमें ऊपर बैठ के आप उड़ो, एक नहीं ऐसे कई नए इनोवेटिव आइडियाज हम लेके आए। और दूसरी तरफ स्थानीय जो निवासी हैं, हमारे बेटा बेटी हैं, उनकी ऊर्जा का भी इस्तेमाल हम कैसे करें, तो उसके लिए मैनेजमेंट के कोर्स, उसके लिए ट्रेनिंग, गाइड से लेके अलग अलग तरह की जो व्यवस्था होती है वो भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और टूरिज्म का रोजगार से भी गहरा रिश्ता है, क्योंकि टूरिस्ट अगर आता है तो खर्च करने की मानसिकता से आता है, तो कई लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे वो गाड़ी में चलने वाले हों, चाहे वो होटल में रहने वाले हों, चाहे वो चाय नाश्ता करने वाले हों। अब तो हम वेलनेस सेंटर जैसी कई चीजें खोल रहे हैं, आयुष का और अपने पंचकर्म का इस्तेमाल करके अलग तरह का रूरल टूरिज्म कैसे हो सकता है। मेरे दिमाग में अभी मैं अमरकंटक गया था तो मुझे लगा कि यहाँ अगर हम छोटी छोटी कुटियां बना दें तो कई लोग ऐसे जिनको अकेले में रह के साधना करनी है, लिखना है, पढ़ना है, उसका भी एक अपना अलग आकर्षण है। तो लोग गांव देखना चाहते हैं, इवन खेतों में आके फसलें कैसे लगती है वो देखना चाहते हैं, ट्राइबल विलेज रहन सहन वो देखना चाहते हैं। तो ये जितनी संभावनाएं, जब हमने तय किया कि अमरकंटक में ऐसी कुटियां बनाएंगे, आएंगे लोग, किराया देंगे, रहेंगे, अकेले में रहना, ध्यान करेंगे, भजन पूजन करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। तो विविध पक्ष जो टूरिज्म के होते हैं, टूरिज्म का मतलब एक तो घूमना है, मस्ती वो भी होती है, लेकिन अलग अलग तरह के टूरिज्म के जितने हो, उन सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए हम टूरिज्म के सेक्टर में बेटी काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की अपनी जो क्षमता है उसका बेहतर प्रकटीकरण करके और प्रयास करके टूरिज्म के मामले में मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य हम बना लेंगे। धन्यवाद सर। अब आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद हमारा हाँ समय सीमित है। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रजनीश कुशवाहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। सर मेरा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में युवा इंजीनियर्स के लिए आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? रजनीश, 3-4 चीजें मैं कहना चाहूँगा। एक, मेरी चिंता ये थी कि हमारे ऐसे बेटे बेटी जो पढ़ने में तो मेधावी इंटेलिजेंट है, अब सरकारी कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेजेज भी काफ़ी हो गए हैं, और कॉलेजेज में मेडिकल कॉलेजेज भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, प्राइवेट सेक्टर को भी हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना चाहिए। इसलिए मेरी पहली चिंता ये थी कि जो हमारे गरीब परिवारों से भी बच्चे आते हैं, किसी भी वर्ग के हों, लेकिन निर्धन परिवारों से, मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से आ गए, तो वैसे बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। तो बेटा उसके लिए हमने पिछली बार मेधावी, आपको ध्यान होगा, मेधावी विद्यार्थी योजना बना के तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर मैं वो दिन नहीं देखने दूंगा जब किसी ऐसे बेटा को या बेटी को जो संपन्न परिवार में पैदा ना हुआ हो, गरीब घर में पैदा हुआ हो, उसके मन में ये भाव आए कि काश मेरे माँ बाप के पास भी पैसा होता। हमने मेधावी विद्यार्थी, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बना के तय किया कि उनकी सारी फीस भरने का काम उनके मम्मी पापा नहीं करेंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान करेगा। तो वो प्राइवेट कॉलेजेज में भी, मेडिकल कॉलेजेज में भी वो फीस, बीच में दूसरी सरकार ने थोड़ा सा उसको स्लो कर दिया था, लेकिन हम फिर से उसको चालू कर रहे हैं। तो एक तो पहली चीज पढ़ाई की व्यवस्था। अब दूसरा, इंजीनियर का भविष्य क्या हो। गोपाल जी ने भी और शायद मैडम ने भी ये कहा कि आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेज बहुत हो गए हैं, उनका भविष्य क्या हो। देखो मेरे बेटा बेटी, एक तो हम जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का विकास करेंगे, इंजीनियर्स की जरूरत उतनी बढ़ती रहेगी, तो उसमें मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। कोरोना काल में मेरी चिंता ये, सरकार के पास पैसे नहीं है, बात सही है, क्योंकि टैक्स आए ही नहीं। तो अभी हमने तय किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च करने वाले थे हम, उस खर्च को हम लगातार कहीं से भी पैसा लाएंगे लेकिन जारी रखेंगे। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें बनती है, उसमें इंजीनियर्स लगते हैं। दूसरी, मैं एक योजना बनाई थी पिछले कार्यकाल, मैंने उसको फिर से पुनर्जीवित कर रहा हूं। हमने मुख्यमंत्री युवा कॉन्ट्रैक्टर योजना बनाई थी, जिसमें तय किया था कि इंजीनियर बेटा बेटी पास होने के बाद, पास आउट होने के बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहता है तो हमने ये तय किया था कि उसको हम ट्रेनिंग भी देंगे और अनेकों सुविधाएं देंगे, ताकि उसको पैसे की जरूरत भी, और उसको पैसे की व्यवस्था भी करेंगे ताकि वो सफल कॉन्ट्रैक्टर बन सके। वो प्रयास भी हमने किया था, उसको हम फिर से पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। और तीसरी चीज जो मैंने अपने एक सवाल के जवाब में कही कि इनोवेटिव आइडिया अगर बेटा आपके पास है
जैसे इंक्यूबेशन सेंटर आज हम शुरू कर रहे हैं, एमओयू होगा, जल्दी प्रारंभ होगा। ये इस तरह के इंक्यूबेशन सेंटर, इसके साथ साथ स्टार्टअप जैसी चीजें, अगर आपके पास इनोवेटिव आइडिया है और आप कोई चीज शुरू करना चाहते हो लेकिन पैसा नहीं है आपके पास, तो मैं आज फिर ये तय कर रहा हूं, पिछले टर्म में मैंने कोशिश की थी कि हम वेंचर कैपिटल फंड एक बनाएंगे जिसमें हम ऐसे बच्चों की आर्थिक मदद सरकार कर सके, सहयोग कर सके, और जब वो सफल उद्यमी बन जाए तो वो पैसा फिर हम वापस उससे ले लेंगे। तो ऐसे अनेकों प्रयास इंजीनियर्स के लिए भी हम करने की कोशिश करेंगे। और एक आपको भी आमंत्रण है, अगर आपके पास कोई सुझाव आपके दिमाग में आता है कि होना चाहिए तो आप जरूर मुझे भेजिए। कोई क्लिक अगर सुझाव करेगा और क्रियान्वित किया जा सकेगा तो मैं उसको भी क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। युवा संवाद को हम यहीं विराम देते हैं। अब हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संस्था के लिए आशीर्वचन का। मैं आमंत्रित करती हूं मुख्यमंत्री जी को कि इस महोत्सव पर आज हमारे बीच उपस्थित सबसे पहले मैं नाम लूंगा श्री संतोष कुमार गुप्ता जी का। पहले बैच के छात्र हैं और बोलने के पहले एक गुलाब का फूल देके मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। मैं बोलने के बाद दे दूं? मैं अभी बोलने के बाद दे दूं? ये गति के पीछे। जबलपुर के छात्र, और कौन सी टाकीज थी? श्याम टाकीज। मुझे बताया कि वहां बैठा करते थे श्याम टाकीज पे। लेकिन आज मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने का दायित्व जिनको दिया है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, जिनको मैंने जो सवाल आपने पूछे बेटियों ने और बेटे ने भी, उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करने, विशेषकर स्किल्ड मैन पावर तैयार करने की जो जवाबदारी सौंपी मैडम, मैंने आपकी क्षमताओं को देख के सौंपी कि आप इनोवेटिव आइडियाज आपके पास होते हैं और आप जो काम करती हैं पूरे दिल से करती हैं। तो ऐसी हमारी तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे बहुत सक्रिय जुझारू विधायक और स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले मेरे मित्र आदरणीय अशोक रोहाणी जी, मुकेश गुप्ता जी, ए.के. शर्मा जी, सभी मित्र जो मंच पर हैं और नीचे हैं, और जैका के लोग भी जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आजकल ऑफलाइन से पावर पर ऑनलाइन है। कोरोना ने कई चीजें सिखा दी अपन को, अब आमने सामने मिलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने भी इतनी वर्चुअल मीटिंग्स की हैं कि अब लगता है बुलाने की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन बात करो। ऐसे ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए जेका के सभी आदरणीय सदस्यगण और उपस्थित सभी वरिष्ठगण, मेरे प्रिय लाडली भांजियों, प्रिय भांजों, और मुझे देश और दुनिया भर में सुन रहे बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए भी सौभाग्य का क्षण है क्या जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के 75वें वर्ष के, और ये ऐतिहासिक अवसर है, 75 वर्ष की यात्रा, और मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। मैं सचमुच में प्राचार्य जी का और इस टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह ऐतिहासिक कॉलेज है। अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि बनारस और मुंबई के बीच में कोई कॉलेज ही नहीं था, तो आप देखिए कहां, बनारस गंगा मैया के किनारे और मुंबई समंदर के किनारे, तो बीच में ये हृदय स्थल था अपना संस्कार धानी जबलपुर। शायद भगवान की भी इच्छा थी कि जबलपुर में ये इंजीनियरिंग कॉलेज प्रारंभ हो, और 75 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा। अब मुझे बता रहे थे सुदर्शन जी भी यहीं पढ़े, मुझे बताया सुदर्शन जी ने यहाँ पढ़ाई की, और उसके बाद पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे सरसंघ चालक बने।
शरद जी की बात आई। शरद यादव जी ने देश में नाम कमाया। अजय चौधरी जी HCL के संस्थापक, जो देश की प्रमुख IT कंपनी है। डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा जी, SK चौरसिया जी, शरद सक्सेना जी, रोमेश सोख्ती जी, एक ने अनेकों नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनालिटीज अगर दी है तो इस इंजीनियरिंग कॉलेज ने दी है। और इसलिए यहां इस अवसर पर आना अपने आप में गौरव का विषय है। अब इस कॉलेज के कैंपस को देखकर मुझे, आज मैं कह रहा था गोपाल जी यशोधरा जी से कि कई बार जो रोज की गवर्नेंस होती है ना, उसमें इतनी व्यस्तताएं होती है कि हम अपने प्रदेश की कई विशिष्टताएं नहीं देख पाते। अब मुझे इतने साल मुख्यमंत्री बने हो गए, लेकिन मैं इस कैंपस में नहीं आया, कभी नहीं आ पाया। और मुझे लगता है मुझे देर कर दी और पहले आना चाहिए था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। अब आके जब इस कॉलेज को देखा है तो मन में एक ही भाव उत्पन्न मेरे हुआ है कि हमारे इस इंजीनियरिंग कॉलेज को, जो हमारी धरोहर है, इसको हम विश्व स्तरीय महाविद्यालय के रूप में, इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित करने के प्रयास प्रारंभ करें। हम जानते हैं कि एक दिन में नहीं होगा ये, इसमें वर्षों लगते हैं, लेकिन प्रारंभ करने में तो कोई हर्जा नहीं है और इसलिए उसको हम प्रारंभ करेंगे। मेरे OSD भी हैं, लक्ष्मण मरकाम भी यहीं पढ़े हुए हैं। मुझे बताया कि मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ। एक ने अनेकों हस्तियां इस कॉलेज ने दी है, लेकिन समय के साथ साथ अब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वो आए थे और उन्होंने 2 शाखाएं यहाँ खोलने की उस समय बात की थी। जब हम आ रहे थे तो रास्ते में बात हो रही थी कि अब स्नातक स्तर पर यहाँ 2 और नवीन शाखाओं की जरूरत है। और इसलिए हम लोगों ने वर्कआउट किया पहले, और अब ये तय कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा साइंस और मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये 2 नवीन शाखाएं इस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रारंभ की जाएंगी। अब गुप्ता जी ने कुछ चीजें बताई है। प्रिंसिपल साहब भी बड़े चतुर हैं, उनको जो कहलवाना था खुद नहीं कहा, गुप्ता जी से कहलवा दिया। हाँ, मुझे बताया कि क्या जो पढ़ा रहे हैं उनका कोई अभी पूरा कोई टर्म पूरा होने वाला है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो दिक्कत आएगी पढ़ाई में। सितंबर 30 तो ठीक है, चिंता काय को करते हो, सितंबर 30 के बाद दिक्कत नहीं आएगी, उसका इंतजाम करेंगे। अब यहाँ प्रभारी मंत्री बैठे, यशोधरा जी बैठी। यशोधरा जी ने कहा प्रभारी मंत्री जी जबलपुर की देखभाल करेंगे। यशोधरा जी ने कहा फ्री हैंड, तो आपको फ्री हैंड है मैडम, आप अपने कल्पनाशील मस्तिष्क का टीम के साथ मिलके आप उपयोग कीजिए और आज की आवश्यकताओं के हिसाब से इंजीनियरिंग कॉलेज में और क्या क्या होना चाहिए उसकी आप व्यवस्था, क्योंकि हम जानते हैं कि कई कोर्सेस आउट ऑफ डेट हो जाते हैं, समय के साथ साथ नए नए सब्जेक्ट्स आते जा रहे हैं। अब रोबोटिक्स जैसे विषय अब आ रहे हैं, जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी व्यवस्थाएं आवश्यक है उसकी आप चिंता कीजिए। और देखिए, मेरे मन में एक ही संकल्प ही एजुकेशन हब माना जाता था हमारे संस्कार धानी। जबलपुर एजुकेशन हब था कभी, तभी तो ये GEC यहां आया। अब हमको फिर से इसको एजुकेशन हब के रूप में भी फिर से स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो उस दिशा में GEC के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन अन्य प्रयास भी हमारे निरंतर जारी रहेंगे। मेरे दिमाग में कई और बातें थी, लेकिन कुछ चीजें तो मैं कह चुका। जब मेरी बेटियों ने सवाल पूछा, बेटे ने पूछा, तो कई चीजें मेरी ऐसी थी जो मेरे दिल में थी, वो यहाँ पे मैं बता चुका हूं, पूछी जा चुकी है। लेकिन मैं बच्चों को एक संदेश देना चाहता हूं। देखिए, युवा कौन है? युवा वो नहीं होता जिसकी उम्र 15 से लेकर 35 साल होती है। युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। युवा वो है जिसके मन में जुनून होता है। युवा वो है जो कह देता कि असंभव
शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। हमारी पढ़ाई का क्या मतलब है? मैजिक इंजीनियर बनना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं बड़ा लक्ष्य तय करो, सपने बड़े देखो। इंजीनियर बन के केवल नौकरी करेंगे वो भी बुरी नहीं, उसकी भी जरूरत है, लेकिन हम क्या इसके आगे का सोच सकते हैं? क्या हम इससे और बड़ा सोच सकते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। मैं भी गांव की पृष्ठभूमि में पैदा हुआ, किसान का बेटा हूं, छोटा सा गांव मेरा, नर्मदा किनारे पैदा हुआ, लेकिन मेरे मन में भी चाहत पैदा हुई कि नहीं नहीं, ये पेट भरना वही थोड़ी जिंदगी का मकसद है। कुछ बड़ा कर, कुछ बड़ा सोच, दिल में तड़प पैदा हुई। मैंने काम करना शुरू किया और करते करते प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बन गया। ये देखिए, किसी भी मैं कोई राजनीतिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, केवल किसी भी क्षेत्र में अभिनव सोचो। कम पहुंचेंगे तो ऊपर पहुंच के लोगों के लिए हम काम करेंगे। जैसे मैंने बीच में कहा, जहां चाह होती वह राह को निकलना ही पड़ता है। आप देखो, छोटा सोचोगे तो आपके शरीर में भी करने की क्षमता छोटे ही रहेगी। ये प्रकृति दत्त गुण है हम में कि हम बड़ा लक्ष्य अगर तय करते हैं, सोचते हैं और उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम परिश्रम करते हैं, तो हमको सफलता मिलती ही है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं भगवान अपने आप में सी सकते हैं। भगवान का मतलब यह नहीं कि ऊपर से वरदान देके भगवान ने शक्ति दे दी, अपना शरीर में ही वैसी रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाती है कि उसके लायक मनुष्य बन जाता है। और इसलिए हम बड़ा सोचेंगे तो निश्चित तौर पर बड़े बनेंगे। मैं यूथ से विशेषकर कहना चाहता हूं, इस कॉलेज के स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, अपने पूर्ववर्ती के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने देश और दुनिया में नाम कमाया है। तुम भी अपना लक्ष्य यही निर्धारित करना कि बड़ा सोच के उसको क्रियान्वित करके अपना नाम और अपने परिवार का नाम दुनिया में रोशन करोगे। तुम कर सकते हो, कर सकते हो, असंभव कुछ है ही नहीं। और इसलिए सोचो कुछ बड़ा करने का, देश के लिए, समाज के लिए। पेट तो कोई भी भर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रोजगारी, बेरोजगारी बड़ी समस्या है, लेकिन जो करना चाहता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सरकार भी सारी व्यवस्थाएं खड़ी करने की कोशिश करेगी, मैं उसमें कोताही बरतने की बात नहीं कर रहा। इसलिए पहली चीज यही है, स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। दुनिया में कोई काम तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। इस कॉलेज के विद्यार्थी बड़ा करने का सोचे, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और दूसरी चीजें तो मेरे दिमाग में जो मैंने अभी कही कि हम नौकरी करें वो भी बुरा नहीं है। सर्विस अगर करें, किसी प्राइवेट संस्थान में करें, सरकार में तो सीमाएं होती है, आखिर कितनी नौकरियां, उसका भी एक सवाल उठता है, क्योंकि जितनी जगह होगी उतनी दे पाएंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कितना बड़ा खुला हुआ है हमारे लिए। मैं आह्वान करता हूं, देखो कोई मुझसे पूछे तो मेरे दिमाग में तो कल्पना यह है कि टाटा और बिरला जैसे उद्योगपति मध्य प्रदेश की धरती से पैदा हो, मेरे बच्चों में से। और ये हो सकता है, असंभव थोड़ी है। उनने भी जब शुरू किया तो किसी की जेब में 500 रुपए थे, किसी की जेब में 1000 रुपए होंगे। कोई भगवान ने बना के नहीं भेजा वहां से। और इसलिए हम पढ़ने के बाद इनोवेटिव आइडियाज सोचो, आप इंक्यूबेशन सेंटर का उपयोग करो। आप अलग अच्छा आइडिया आता है तो हम सहयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। और सोचो कि रोजगार मांगने वाले नहीं, बस देने वाले बनो। आपका अपना उद्योग कैसे हो सकता है, नए इनोवेटिव काम आप कैसे कर सकते हो, उस दिशा में बेटा बेटियों विचार जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं कि सरकार की तरफ से जो जायज सहयोग, हर चीज तो नहीं कर सकती सरकार, लेकिन जो हो सकता है वो करने में कोई कोताही मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहता हूं जिसमें मेरे बच्चों के प्रगति के रास्ते में कोई बाधा खड़ी ना हो। उन बाधाओं को हटाने की कोशिश करें और उसमें सहयोगी बनने का प्रयास करें। और इसलिए इतनी अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है अपना। आपने कहा टूरिज्म के सेक्टर की बात आई, औद्योगिकरण की बात आई, अलग अलग इतनी चीजें हैं अपने मध्य प्रदेश में कि उनके आधार पर हम अपनी औद्योगिक इकाई भी खड़ी कर सकते हैं और लोगों को जॉब दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं। 4 चीजों की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री ने कभी कहा था फाइन,
एफ मतलब फाइनेंस, पैसे की व्यवस्था। तो मैं कह रहा हूं किसी के पास इनोवेटिव आइडिया है, हम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को बहुत जल्दी नए स्वरूप में प्रस्तुत करेंगे। अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो धन की आपको दिक्कत नहीं आएगी, हम बैंक से पैसा भी दिलाएंगे, लोन की गारंटी भी लेंगे और उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी देंगे, कुछ पैसा भी हम देंगे ताकि वो तुम्हारे ऊपर ज्यादा ना पड़े। तो एफ से फाइनेंस, पैसे की व्यवस्था हो जाए। आई से तो इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज हमारे पास हो, वो जरूरी है। एन से नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग में भी करवाने का, जो हमारा पूरा सिस्टम है वो भी करवाने का प्रयास करेगा। और उद्यमता का गुण, ये चार चीजें चाहिए, उस गुण को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। स्किल्ड मैन पावर से लेकर बाकी सब चीजों की बात मैंने कही है, मैं लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि मानस भवन में और बाकी जगह भी ज्यादा लोग इंतजार कर रहे होंगे। और कई चीजें ऐसी थी जो सवाल जवाब के रूप में, जब आपने सवाल पूछे तो जवाब के रूप में आई। मैं एक बार फिर कहता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे आने का अवसर मिला। मैं पूर्व छात्रों का जो बड़े बड़े पदों पर है उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। अभी जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो मेरे अपने हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जो टीम बनाई है इस महाविद्यालय के विकास के लिए, उनके साथ मिलके आप प्रभारी मंत्री जी के साथ और आपकी टीम के साथ मिलके आप सोचिए, जो संभव है वो सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस अवसर पर निर्मित स्मृति चिन्ह मैं चाहूंगी प्राचार्य महोदय से कि वो हमारे अतिथियों को भेंट करें। प्राचार्य साहब स्मृति चिन्ह हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भेंट करें। माननीय प्रभारी मंत्री जबलपुर गोपाल भार्गव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय रोहाणी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय एस के गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बोल दे, बोल माननीय सचिव मुकेश चंद्र गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। प्राचार्य से निवेदन है। माननीय डाक विभाग के निदेशक आदरणीय एस राम जी को भेंट करें। अंत में समय है अतिथियों के आभार प्रदर्शन का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे 1971 बैच के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के इंजीनियर, पद्म भूषण से नवाजे गए हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड के संस्थापक, पूर्व संस्थापक पद्म भूषण अजय चौधरी जी। आपसे निवेदन है कि आभार प्रदर्शित करें। माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश राज्य शासन, माननीय प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी और माननीय विधायक श्री अशोक वाहनी जी, मंचासीन एवं समक्ष आसीन समस्त संवाद जनों, एल्यूमिनाई, छात्र छात्राओं, मीडिया और प्रेम कर्मियों का इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े हुए समस्त साथियों को कॉलेज के अमृत महोत्सव शुभारंभ दिवस की हार्दिक बधाइयां।
9वीं ले 12वीं तक पढ़ैया ला 1000